नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षिप्त में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर कैसे हमला बोला है, इसकी हम बात करेंगे। विपक्ष की जातीय जनगणना की मांग की बीजेपी ने क्या काट ढूंढ निकाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पश्चिम यूपी की मांग पर सियासत तेज हो चुकी है। टीएमसी के दिल्ली में प्रदर्शन पर क्यों सियासत गरमाई है, इसकी भी चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल की मांग मिनी पाकिस्तान तक क्यों पहुंची, आपको ये भी बताएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की। एमपी में आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट से क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इसकी भी चर्चा होगी। और आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमले किए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बचाने में लगी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं, इसीलिए वो उनका सामना नहीं कर सकते। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उनकी सरकार आदिवासियों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। सुनवाते हैं आपको कि नरेंद्र मोदी ने इस दौरान और क्या क्या कहा है। इसके दो कारण है। एक, उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है कि उनके पास यहां आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है, ये मोदी है। अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 2 महीने बचे हुए हैं। तमाम सर्वेज में कांग्रेस की सत्ता वापसी का अनुमान जताया जा रहा है और इसीलिए मोदी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं। 2 दिन पहले वो बिलासपुर पहुंचे थे। जगदलपुर में रैली का मकसद आदिवासियों को साधना है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार और आदिवासी की सबसे ज्यादा चर्चा की है। उधर बिहार सरकार ने एक दिन पहले जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने एजेंडे को साफ कर दिया है। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार सरकार ने मंगलवार को इसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बीजेपी की ओर से इस रिपोर्ट पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसकी काट ढूंढने में बीजेपी लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जगदलपुर की रैली में इसका खुलासा भी किया। मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों की जातिगत जनगणना की मांग दरअसल हिंदुओं को बांटने की साजिश है। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी ज्यादा है और इसीलिए गरीबी से बड़ी आबादी कोई नहीं है। एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण, यही मेरा मकसद है। तो विपक्ष पहले ही जातिगत जनगणना को लेकर लोकसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति पर खुलासा कर ही चुका है। बीजेपी अब तक इसकी काट नहीं ढूंढ पाई थी। पीएम मोदी ने अब इसका खुलासा कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के कास्ट सेंसस के मुकाबले बीजेपी खेलेगी गरीबी कार्ड। उधर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। इसकी वजह है दिल्ली में टीएमसी का 2 दिनों तक चला विरोध प्रदर्शन के पहले दिन सोमवार को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने राजघाट पर प्रदर्शन किया है और दूसरे दिन सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। टीएमसी का आरोप यह है कि केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है और मनरेगा पर पैसे उसे नहीं दिए जा रहे। दूसरी ओर बीजेपी ने टीएमसी को गुंडों की पार्टी बताते हुए कहा है कि ममता बनर्जी अपने घोटालों को छुपाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रही हैं। सुनवाते हैं आपको कि अभिषेक बनर्जी की तरफ से क्या कहा। बीजेपी व केंद्रीय सरकार এই যত আটকানোর চেষ্টা করবে তত কিন্তু এই লড়াই তীব্রতর হবে, আন্দোলনের গতি তত বাড়বে। এবং বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার এই যত আটকানোর চেষ্টা করবে তত কিন্তু এই লড়াই তীব্রতর হবে, আন্দোলনের গতি তত বাড়বে। ये पार्टी गुंडाओं की पार्टी है। ये पार्टी I.N.D.I.A. ... का हिस्सा है।
इसका 3 एजेंडा है। एक परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा अपीजमेंट, तुष्टीकरण। मनरेगा का फंड केवल एक बहाना है, असली लड़ाई है 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर। बंगाल में मुख्य मुकाबला है टीएमसी और बीजेपी के बीच। राज्य की 2 अन्य पार्टियां कांग्रेस और सीपीएम भी इंडिया गठबंधन में टीएमसी के साथ हैं ही, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा है। एक और बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रही है, तो दूसरी ओर टीएमसी केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ भेदभाव के आरोप लगाकर लोकसभा चुनावों के लिए अपनी सियासी जमीन तैयार कर रही है। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य की मांग पर बीजेपी में ही विरोध शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले जाट संसद में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग का समर्थन किया था। अब उनकी ही पार्टी के सरधना से पूर्व विधायक हैं संजीव सोम, इसके विरोध में वो उतर आए हैं। संजीव सोम ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर पश्चिमी यूपी राज्य बना तो ये मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। संगीत सोम ने दावा यह किया है कि नए बनने वाले राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र में लगातार बढ़ते एक वर्ग के बारे में बात कही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका में 70 से 80% है। आप यहाँ क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे? हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं। संजीव बालियान अपनी ही पार्टी में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल कई बार इसकी मांग कर ही चुकी है, लेकिन बीजेपी इसके पक्ष में नहीं दिखाई दे रही। इसका एक बड़ा कारण वही है जो संगीत सोम ने बताया है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है और इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों के नामों को घोषित किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अब तक आम आदमी पार्टी ने कुल 39 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी टीवी अभिनेत्री चाहत पांडे की दमोह से उसे टिकट दिया गया है और इसके बारे में हमारी संवाददाता की यह खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से एक के बाद एक उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चालू है और आपको बता दें कि इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस दूसरी सूची में आम आदमी पार्टी ने कुल 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 39 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। करीब 1 साल पहले हुए स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। खासतौर से विंध्य क्षेत्र में पार्टी को अच्छी खासी कामयाबी मिली थी। अब उसकी नजर है विधानसभा चुनावों पर। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि कांग्रेस और बीजेपी से नाराज वोटर्स तीसरे विकल्प की तलाश में उसके पक्ष में वोट देंगे। अब चलते हैं कुछ और दूसरी बड़ी और अहम खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी मोनिका बट्टी के पिता ने रावण का मंदिर बनवाया है और उस मंदिर में रावण की 10 सिरों वाली मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता रहे मनमोहन शाह बट्टी की बेटी को इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी में ही उनका विरोध अब शुरू हो चुका है। उधर पोलैंड में 15 अक्टूबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और इससे पहले 1 अक्टूबर को विपक्षी नेता डोनाल्ड टस्क के मार्च ऑफ ए मिलियन हार्ट्स का आयोजन किया गया और इसमें शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों समर्थक बसों में सवार होकर वॉर्सो पहुंचे थे। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।